Hello student, this is Muskan from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study history chapter first of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. फर्स्ट चैप्टर है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, मतलब जो अभिलेख है वो बहुत सारी भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। मतलब ये सिर्फ जो बदलाव आया है वो व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आया बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। हिंदुस्तान शब्द से बताते हैं आज हम इस आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, मतलब इसका अर्थ क्या लेते हैं, भारत लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आश्रय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब 13वीं शताब्दी में इन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इन राज्यों के लिए था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। मतलब 16वीं शताब्दी ने बाबर में इन सब का प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था, भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के लिए। उसके बाद 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द के वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। उसके बाद उदाहरण देखते हैं विदेशी, जो कि एक सीधा साधा अर्थ है जिसका आज हम अर्थ निकालते हैं ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मतलब विदेशी को हम क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। लेकिन पहले अतीत में, मतलब पहले क्या बोलते थे, अतीत में किसी गांव में आने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को चाहे वो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी माना जाता था। मतलब विदेशी शब्द में ही बदलाव आ गया। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं। इतिहास का मतलब जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए कभी सिक्कों, मतलब वो अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, मतलब अलग अलग चीजों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद किसका, कागज का प्रयोग करने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन उपयोग, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि, मतलब जो काम करते थे उन सब का लिखना, वो लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया जाते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में भी रखा जाता था। फिर इन पांडुलिपियों का अध्ययन करने लगे जिसमें भी विशेष तरीके की दिक्कत आई। पांडुलिपियों के प्रयोग में भी इतिहासकारों के सामने बहुत सारी समस्याएं आई। सबसे पहली समस्या क्या थी, पांडुलिपियों की प्रतिलिपि, लिपियों और नकल निवासियों द्वारा हाथ से तैयार की जाती थी, मतलब वो हाथ से लिखी जाती थी। अतः इतिहासकारों के सामने उनके प्रयोग में सबसे बड़ी कठिनाई यह आती थी कि उन्हें उनकी लिखावट समझ में नहीं आती थी। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या थी कि उनको उनकी लिखावट समझ में नहीं आती थी। और कई बार क्या होता था, प्रतिलिपियां बनाने वालों के द्वारा छोटे छोटे बदलाव किए जाते थे, मतलब वो छोटी छोटी हेर फेर बदल कर देते थे।
मूल पांडुलिपियों के न मिलने के कारण वर्तमान में इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। मतलब उन्हें एक पांडुलिपि को पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं भी अपने मूल वृत्तांत में समय समय पर संशोधन करते रहते थे। मतलब जो लेखक थे वो खुद ही समय समय पर थोड़ा थोड़ा बदलाव कर देते थे, जिसके कारण इतिहासकारों को सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है। नए राजनीतिक और सामाजिक समूह, इस समूह में भी काफी बदलाव आया था, जैसे सिंचाई में राहत, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए उद्योगों और फसलें उन लोगों के लिए साथ आए जो नए विचारों को लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। मतलब इस काल में काफी परिवर्तन हुए थे। इस युग के लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया है। मतलब इस काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी बहुत जाने लगे थे। वे झुंड के झुंड कर यात्रा करते थे। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और समंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति तथा सैनिक भी आते थे। मतलब जो राजा का वर्ग था उसके अंदर सिर्फ राजा ही नहीं, उनके सेनापति और सैनिक भी आते थे। वे पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों को आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि के महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ किस किस को मराठा, सिक्का, जाट, अहोम और कास्ट को आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई होने लगी और फसल के लिए खेती का इलाका बढ़ गया। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा। पर्यावास में परिवर्तन होने के कारण नई वनवासियों को जो वनवासियों थे उन्हें मजबूर होकर अपना घर, अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित करने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए और उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। इनके लिए उन्हें क्या कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक तथा सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ मेवासी को भी पालते थे और कुछ खेती के बाद खाली समय में दस्तकारी आदि का काम भी करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, कुछ लोग जो लोग थे वो जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीच दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसका आधार उनके दर्जे पे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हो सकता था। मतलब जो इनको फिर बाद में लोगों को जातियों के आधार पर बांटा गया। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। मतलब जो उनके लोग थे उनको अपना व्यवहार नियंत्रण करने के लिए वो अपने नियम खुद सदस्यों के लिए वो अपने नियम खुद बनाती थी। जातियों के नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। मतलब हर कोई जाति का पालन करे, मतलब उसके नियमों का पालन करे तो बड़े बुजुर्ग ये सभा करवाती थी। जातियों को अपने निवास के गांवों के रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। मतलब जिस जाति के लोग थे जहाँ वो रहते थे उनके रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। कई लोगों पर मुखियों का शासन होता था। मतलब कई गांवों पर जो मुख्य है वो अपना शासन करते थे।
उसके बाद है सर्वक्षत्रिय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्वक्षत्रिय साम्राज्य वे साम्राज्य थे जो अनेक छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनते थे। मतलब सर्वक्षत्रिय साम्राज्य क्या है, जो अनेक छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनते थे। मध्य काल में मुगल और मराठा साम्राज्य सर्वक्षत्रिय साम्राज्य थे। मतलब जो मध्य काल था उसके अंदर मुगल और मराठा क्या थे, सर्वक्षत्रिय साम्राज्य थे। सर्वक्षत्रिय राज्यों की अपनी भौगोलिक सीमाएं तय थी। मतलब उनकी सीमाएं भी तय थी कि उनको कैसे क्या काम करना है। उनकी भाषा और संस्कृति की विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। मतलब उनकी विशेषताएं, मतलब उनको कैसी संस्कृति थी, उनकी विशेषताएं भी स्पष्ट हो चुकी थी। इस काल में कुछ धार्मिक परिवर्तन भी हुए, जैसे नई देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया, भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ और नए धर्म के लोगों में इस्लाम का आगमन हुआ। मतलब कुछ धार्मिक परिवर्तन भी हुए, जैसे ब्राह्मणों तो संस्कृत ब्राह्मणों का आदर सम्मान भी बढ़ा। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते थे, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। सबसे पहले जो इतिहासकार थे वो 3 भागों में विभाजित करते थे, धर्म, आर्थिक और सामाजिक कारक और भौतिक उन्नति और बौद्धिक विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म की। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। मतलब धर्म के आधार पर 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। मतलब जो परिवर्तन होता है वो धर्म ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक कारक। अनेक इतिहासकारों ने अनेक आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के रूप में इतिहास का विभाजन किया है। मतलब इतिहास को किस रूप में भाजा, आर्थिक और सामाजिक कारक के रूप में। उसके बाद है भौतिक उन्नति और बौद्धिक विकास। अनेक इतिहासकारों ने इतिहास को भौतिक उन्नति और बौद्धिक विकास के कारकों के आधार पर भी प्राचीन युग, मध्यकाल तथा आधुनिक काल के रूप में भी विभाजित किया। मतलब प्राचीन बहुत पुराना, मध्यकाल मतलब बीच का और आधुनिक मतलब थोड़ा पुराने में भी के रूप में भी विभाजित किया है। उनके सामने क्या कठिनाई आई होगी कि जब उन्होंने इन भागों में मतलब विभाजित किया, इन लोगों के सामने इस काल निर्धारण में अनेक कठिनाई आई होगी, क्योंकि कोई परिवर्तन किस समय हुआ होगा इसके लिए किसी छोटी अवधि का निर्धारण करना बहुत कठिन कार्य रहा होगा। मतलब एक निश्चित समय नहीं रहा होगा विभाजन करने का, तो छोटी अवधि का निर्धारण करना भी बहुत कठिन रहा होगा। आज आपका होमवर्क है इसी चैप्टर के क्वेश्चंस राइट एंड लर्न। थैंक यू।